काल महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज़्यादा यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी अब तक आप पढ़ रहे हो उसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट आपका बन रहा है तो वो डाउट आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। ये ब्लैक पे ठीक चल रही है क्लासें। अगर आपका होगा कोई दूसरा बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए तो वो बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाएगा। टॉपिक है वाक्य, एक ग्रुप है हमारा और उसी ग्रुप में ये पहला टॉपिक है वाक्य का। पहला प्रश्न बनता है इसकी परिभाषा। पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है जी। हाँ, वचन वाला टॉपिक बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि वचन हमारे तब समझ में आएगा जब हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि वाक्य के अंदर जो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द दिए होते हैं उन्हीं के हमें वचन बताने होते हैं, और जब तक वाक्य की क्लियरिटी नहीं होगी तो वचन को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, वाक्य के अवयव, घटक या तत्व। वाक्य के अवयव, घटक, तत्व होते हैं हमारे 6। इनमें से एक होता है, वो उधर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा ले लेते हैं। वाक्य के अंग या भाग, वो होते हैं 2। इसके बाद चौथा प्रश्न बनता है वाक्य के भेद, और वाक्य के 2 भेद होते हैं। तो डेफिनेशन, वाक्य के अवयव तत्व जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, वाक्य के अंग अर्थात भाग, वे 2 होते हैं, और वाक्य की जब भेद की बात होती है तो वो भी हमारे क्या होते हैं? 2। क्योंकि यहाँ जगह बची हुई है इसलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वाक्य के जो 2 अंग होते हैं उनमें एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। वाक्य के भेद की जब बात करते हैं तो इनमें एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 3। सरल वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पे वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। तो ये तो सारे के सारे भेदों वाले क्वेश्चन हैं, तो इसके भेद में यहां लिख देता हूं 3 भेद। किसके हैं? रचना के आधार पे वाक्य के भेद। बात करते हैं वाक्य के अवयव और तत्वों की, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से वो बन रहे हैं ये वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अवयव, वाक्य के अंग और वाक्य के भेदों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है वाक्य के अवयव, तत्व, घटक, वो होते हैं 6। इनमें से एक वाक्य का जो घटक होता है वो होता है योग्यता, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा स्पष्टता या यथार्थता, फोर्थ आकांक्षा, फिफ्थ सन्निधि, और 6 अन्वय। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, इनमें पदों के बीच में योग्यता नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा। पदों के बीच में योग्यता न होने के कारण ये वाक्य नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, पानी 2 तत्वों से मिलकर बनता है। इसमें 2 तत्व, एक हाइड्रोजन के हैं और दूसरा है ऑक्सीजन का। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है,
पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ऐसे ही कोई वाक्य है 6 तत्वों से मिलकर बनता है। केवल ये कह देना कि पदों का सार्थक समूह वाक्य है, पद तो ये भी है, इसमें भी इनके सबके अर्थ हैं, ये पदों का समूह तो है, लेकिन इन पदों के बीच में योग्यता न होने की वजह से ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ से 3 तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। एक तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं, अवयव कितने होते हैं, घटक कितने होते हैं, 6। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अवयव या तत्व है? इन 6 में से जो आ जाए वो वाक्य का अवयव और तत्व कहलाता है, और इन 6 को छोड़ के जो भी आए वो वाक्य का अवयव तत्व नहीं है। दूसरा फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अग्नि पौधे से सींचे जाते हैं, ये वाक्य अशुद्ध है, लेकिन इसकी अशुद्धता का कारण क्या है? अशुद्धता का कारण योग्यता है, क्रमबद्धता, स्पष्टता या आकांक्षा, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका होगा योग्यता, क्योंकि पदों के बीच में योग्यता नहीं है। अग्नि से पौधों को जलाने का काम होता है, अग्नि का काम जलाने का होता है, सींचने का नहीं है, इसलिए पदों के बीच में योग्यता न होने की वजह से ये हमारा वाक्य अशुद्ध कहलाया। क्लियर? क्रमबद्धता, जब सीक्वेंस ना हो सही, जैसे हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। स्पष्टता, खाता है। आकांक्षा, राजा दशरथ के 4 थे। सन्निधि, राम ने रावण को बाण से मारा। अन्वय, जाता है स्कूल में। आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर ये जो सेंटेंस है सारे के सारे अशुद्ध वाक्य हैं, सारे के सारे ये गलत वाक्य हैं, और इनमें गलती के कारण क्या क्या है? योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्वय। इसमें अग्नि में पौधे को सींचने की योग्यता नहीं थी, जलाने की थी, इसलिए योग्यता न होने के भी कारण पदों के बीच में अशुद्ध वाक्य कहलाया। हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। अगर हाँ घोड़े लंगड़े भी होंगे या 3 पैर वाले भी होंगे, चौथा पैर नहीं होगा, तो भी कभी हाथियों से नहीं पछाड़ सकते। यहाँ हारने की बात तो है, लेकिन पछाड़ने की बात है। पछाड़ने का मतलब हुआ कि हाथी 4 किलोमीटर आगे चला गया है, घोड़ा 4 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ हाथियों के स्थान पर घोड़े और घोड़े के स्थान पर हाथियों का प्रयोग किया गया। इसी वजह से इसमें क्रमबद्धता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रमबद्धता का मतलब क्या हुआ? जो चीज जहां पर आनी चाहिए वो अपने उसी स्थान पे हो। ये क्रमबद्धता न होने की वजह से वाक्य अशुद्ध है। स्पष्टता का मतलब होता है क्लियरिटी, यथार्थता का मतलब जो चीज जैसी होती है उसका वैसा ही प्रयोग। जैसे ये कहता है खाता है, तो आप कहोगे रोटी खाता है, ठीक है, खाना खाता है, लेकिन मैं कहूंगा पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, SBI का खाता है। तो ये खाता है शब्द का प्रयोग किसके लिए, किस चीज के लिए हुआ है? इस चीज की यहाँ क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। जैसे महाभारत के अंदर कहा गया अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो अश्वत्थामा कौन है? हाथी है या फिर द्रोणाचार्य का लड़का है? उसमें क्लियरिटी नहीं थी। ऐसी स्पष्टता यहाँ खाता है, तो ये खाता शब्द का प्रयोग बैंक के अकाउंट के लिए भी होता है, और खाता का प्रयोग भोजन सामग्री को ग्रहण करने के लिए भी होता है। आकांक्षा कहते हैं इच्छा को। यहाँ पे राजा दशरथ के 4 थे, 4 हाथी थे, घोड़े थे, महल थे। इस पूरे सेंटेंस को एक शब्द की आकांक्षा इच्छा है, जब तक वो शब्द इसको नहीं मिलेगा तब तक ये वाक्य शुद्ध नहीं होगा। तो ये आकांक्षा की वजह से गलत वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ राजा दशरथ के 4 यहाँ क्या आएगा? पुत्र थे। तो जब तक इसको ये पुत्र शब्द नहीं मिलेगा तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं होगा। सन्निधि कहते हैं पदों का पास पास होना। यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ से इससे दुगुना गैप है, यहाँ थोड़ा सा गैप है, यहाँ इससे ज्यादा है, यहाँ इससे ज्यादा है, यहाँ थोड़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ उच्चारण करते समय और लिखते समय पदों का पास पास होना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए सन्निधि को अत्यंत निकटता कहते हैं। जब तक पदों के बीच में समान दूरी नहीं होगी, पदों का समान समय पे उच्चारण नहीं होगा, तब तक हम उसको वाक्य नहीं कह सकते। अगर मैं आज कहूँ राम ने और कल आके क्लास में कहूँ रावण को मारा था, तो आप इसको वाक्य नहीं मानोगे, क्योंकि पदों के बीच में बहुत लंबा गैप आ गया है, समय आ गया है। तो इसी वजह से बोलते समय पदों के बीच में समान जो है टाइम हम उच्चारण करने के दौरान प्रयोग करते हैं, और लिखते समय समान दूरी पर हम शब्दों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ पे भी है, ये भी सारे समान दूरी पे लिखे हुए हैं। तो इनमें सन्निधि तो है, लेकिन ये योग्यता न होने की वजह से वाक्य अशुद्ध था, ये क्रमबद्धता न होने की वजह से वाक्य अशुद्ध था, ये यथार्थता की वजह से वाक्य अशुद्ध था, ये आकांक्षा की वजह से अशुद्ध था, लेकिन इनमें सब में सन्निधि तो थी। इस वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या था? पद सार्थक भी है, योग्यता भी है, राम ने ही रावण को मारा था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सन्निधि नहीं है। जब सन्निधि नहीं है, पदों का अत्यंत निकटता नहीं है, तो वाक्य अशुद्ध कहलाया। जाता है स्कूल वह, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? अन्वय करना पड़ेगा, वह स्कूल जाता है। तो जब तक संज्ञा संज्ञा के स्थान पे, सर्वनाम सर्वनाम के स्थान पे, विशेषण क्रियाएं क्रियाओं के स्थान पे नहीं आएगी, कर्ता कर्ता के स्थान पे नहीं होगा, क्रिया क्रिया के स्थान पे नहीं होगा, तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें अन्वय ही नहीं हुआ। अन्वय का मतलब ही होता है कर्ता का स्थान कर्ता ले और क्रिया क्रिया के स्थान पे रहे।
कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन फिक्स हो वही कहलाता है अन्वय। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कविताएं हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें नाम जिसके लिए वो कविता कही जाती है बाद में आता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। अब यहाँ तक कहीं भी झांसे वाली रानी का नाम नहीं आया है, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी, तो झांसे वाली रानी शब्द सबसे लास्ट में प्रयोग किया गया। वहां से उस शब्द को उठाकर झांसे वाली रानी को वो इस पंक्ति का अर्थ समझना कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसी को अन्वय कहते हैं। जिसके लिए जो शब्द कहे गए उसको सबसे पहले रखकर बाकी सेंटेंस को बनाना और उसका भाव समझना अन्वय कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, हमारा शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश 5 तत्वों से मिलकर बनता है, ऐसे ही वाक्य इन 6 तत्वों से मिलकर बनते हैं। अगर ये 6 तत्व उस वाक्य में नहीं है, ये 6 अवयव घटक इस वाक्य में नहीं है, तो वाक्य पदों का समूह तो हो सकता है लेकिन शुद्ध वाक्य नहीं होगा। तो इसीलिए केवल ये कह देना पदों का सार्थक समूह वाक्य है, ये अपने आप में बात कंप्लीट नहीं है। पदों के बीच में योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्वय भी होना चाहिए, तभी कोई वाक्य कहलाएगा। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो आप एक बार प्यारे दोस्तों सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर क्लियर है, क्योंकि आपने वाक्य की 2 चीजें कंप्लीट की। एक तो वाक्य की परिभाषा पढ़ ली आपने कि पदों का सार्थक समूह वाक्य है, दूसरा है वाक्य के अवयव और घटक आपने कर लिए। फिर हम वाक्य के अंग भाग की चर्चा करेंगे और फिर वाक्य के भेदों की चर्चा करेंगे, और यहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी क्लियर हो गया यहाँ तक सारे सभी बच्चों को? जी कृष्ण, बादल, आलोक, पूनम, सत्यम, राजेश, अश्विनी, निर्मल, जी यस, भारती, पंकज, जितने भी बच्चे लाइव होते हैं प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास लाइव ले रहे हो आपसे अगर पूछा जाता है कि आपको क्लियर हुआ है नहीं, तो आप सारे स्टूडेंट एक बार ओके यस जरूर कर दिया करो, ताकि पता तो चले, क्योंकि आगे वाली चीजें हमें तभी समझ में आएगी जब हमने पिछली चीजों को क्लियर कर लिया। जी जी थैंक यू। आगे बढ़े तीसरे वाले पॉइंट पर। एक तो ये क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन ये बना, और एक क्वेश्चन वाक्य के अंग और भाग। ठीक है जी, चलो जी। वाक्य के अंग या भाग कितने होते हैं? 2। वाक्य का एक अंग होता है उद्देश्य। इसे उद्देश्य को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला, वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला उद्देश्य अर्थात कर्ता कहलाता है। दूसरा होता है उद्देश्य का, दूसरा होता है विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। विधेय किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? क्रिया को। वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य संपन्न, वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है, जो कार्य संपन्न होता है वह विधेय क्रिया कहलाती है। इसके बाद में एक होता है हमारा उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार कर्ता के लिए प्रयुक्त, कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उद्देश्य का विस्तार। विधेय का विस्तार। क्या है विधेय का विस्तार? क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं विधेय का विस्तार। जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के
दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य वाला और एक विधेय वाला। अर्थात एक कर्ता से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। कर्ता से जुड़े हुए भाग को हम उद्देश्य कहते हैं, क्रिया से जुड़े हुए भाग को हम विधेय कहते हैं। जो कर्ता के साथ हम शब्द प्रयोग करते हैं कर्ता के लिए, उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं, और जो क्रिया के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें हम विधेय का विस्तार कहते हैं। सेंटेंस में दो ही चीज प्रमुख होती है, एक कर्ता और एक क्रिया, और बाकी शब्द उन्हीं दोनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है, वाक्य के अंदर हम कर्ता को कर्ता ना कह के हम उद्देश्य कहेंगे, और क्रिया को क्रिया ना कह के हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहां आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है। आपसे पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं। दूसरा, माता पिता पार्क में बैठे हैं। तीसरा, मोहन रोहन तथा सीता गीता बबीता परस्पर खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते हैं। फिर पढ़ते लिखते खाते पीते हैं। सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में, सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 4 सेंटेंस हैं। आपसे 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एक प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही करते हैं। जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता एक क्रिया हो, सरल वाक्य। जहाँ 2 कर्ता 2 क्रिया या एक क्रिया हो, सरल वाक्य। और जहाँ अनेक कर्ता अनेक क्रिया हो, वो भी क्या कहलाता है, सरल वाक्य। तो हम एक पंथ 2 काज करेंगे। हम सरल वाक्य की कंडीशन भी जानेंगे, उद्देश्य और विधेय के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए घोड़ा गाड़ी खींचता है, इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, इसमें गाड़ी क्या है, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार, उद्देश्य या फिर विधेय। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय। क्वेश्चन की वैरायटी पे फोकस करो। क्वेश्चन पूछा जाएगा घोड़ा गाड़ी खींचता है, ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा जाएगा घोड़ा गाड़ी खींचता है में घोड़ा क्या है, उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का विस्तार या फिर विधेय का विस्तार। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। ये 3 अलग अलग तरह के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, यूपी में थोड़ा चेंज किया है और एक नया आयोग बन रहा है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग। वही प्राइमरी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होगी, फाइनली जो प्रक्रिया रहेगी चयन की, उसी के अनुसार अपनाया जाएगा। ठीक है, 6 एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके साथ फिर टेस्ट के साथ इंटरव्यू हो। तो इसका मतलब ये है कि जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर कंटिन्यू उस चयन बोर्ड के द्वारा भर्तियों का आयोजन होगा। अब इसमें ध्यान रखना है, जो आपके सीटेट या टेट में जो नंबर आए हैं वो भी ऐड होंगे, ठीक है, और जो आप एग्जाम दोगे उसके नंबर भी ऐड होंगे। ठीक है, भर्ती आपको मिलेगी अच्छी खासी, लेकिन वो भर्ती मिलेगी आपको अक्टूबर-नवंबर के आसपास। ठीक है, उससे पहले फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे। ठीक है, कई भर्तियां एक साथ होगी, जैसे टेट के थ्रू भी भर्तियां होगी और बिना टेट के भी जो टीजीटी पीजीटी वाली भर्तियां हैं वो भी होगी। क्लियर? अब आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, फिर आपसे बात करेंगे। घोड़ा गाड़ी खींचता है, इसके अंदर जो घोड़ा है ये कहलाता है हमारा उद्देश्य, यानी कि कर्ता, और ये जो खींचता है ये कहलाता है विधेय, क्योंकि ये क्रिया है, तो हम क्रिया को क्रिया ना कह के यहाँ विधेय कहेंगे। और ये जो गाड़ी है ये आया है विधेय के लिए, अर्थात क्रिया के लिए, तो ये कहलाएगा विधेय का विस्तार। ये क्या है, विधेय का विस्तार। और वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे अंडरलाइन करके कि घोड़ा बताइए क्या है, तो आप कहोगे उद्देश्य है, खींचता है बताइए क्या है, आप कहोगे विधेय, गाड़ी बताइए क्या है, आप कहोगे विधेय का विस्तार। और फिर आपसे पूछेगा ये बताइए कि इसके अंदर कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, तो इसके अंदर एक उद्देश्य है, इसके अंदर
एक उद्देश्य है और इसके अंदर एक विधेय है, जिसकी वजह से ये सरल वाक्य कहलाया। जिसकी वजह से ये क्या कहलाया? सरल वाक्य। एक उद्देश्य है, एक विधेय, क्या कहलाया? सरल वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर माता पिता दो उद्देश्य हो गए, बैठे हैं, एक विधेय हो गया, और जहां दो उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है, जिसको साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। यहां पर ये ध्यान रखना है, ये पार्क में बैठे हैं, ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। विधेय का विस्तार क्यों कहलाएगा? क्योंकि बैठने की क्रिया पार्क में हो रही है, खींची यहाँ गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पे गाड़ी क्रिया के लिए है, यहाँ पार्क बैठने के लिए। तो अगर वो पार्क को अंडरलाइन करके पूछता है कि पार्क बताइए क्या है, तो आप कहोगे विधेय का विस्तार है, क्योंकि क्रिया के लिए शब्द जो आए हैं तो वही तो विधेय का विस्तार कहलाते हैं। फिर इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर 6 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य है? 6 उद्देश्य। यहाँ खेलना कूदना एक क्रिया है, पढ़ना लिखना एक क्रिया है, खाना पीना एक क्रिया है, तो इसका मतलब 6 उद्देश्य हैं और 3 विधेय हैं। और जहाँ 6 उद्देश्य 3 विधेय हो वो भी कहलाता है सरल वाक्य, क्योंकि अनेक उद्देश्य अनेक विधेय वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। अनेक उद्देश्य अनेक विधेय वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये 6 उद्देश्य हैं और 3 विधेय। क्लियर? तो ये भी सरल वाक्य है। सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता, नेता और साधु, यहाँ पे 2 उद्देश्य हैं अर्थात कर्ता है। नेता और साधु यहाँ क्या है? 2 उद्देश्य हैं अर्थात कर्ता है। और ये सुंदर भारत का सपना देखने वाले, ये कहलाता है आपका उद्देश्य का विस्तार। ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार। और ये पढ़े हैं यहाँ पर क्या है? एक विधेय है। तो जहां 2 उद्देश्य एक विधेय हो वो कहलाता है सरल वाक्य। तो ये क्या कहलाएगा? ये सरल अर्थात सिंपल वाक्य कहलाएगा। आजकल जेल में ये कहलाता है विधेय का विस्तार। ये क्रिया के लिए शब्द आए हैं। ये क्या कहलाया? विधेय का विस्तार। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ सपना देखना भी तो क्रिया है। सपना देखना अर्धचेतन अवस्था में होता है। अर्धचेतन अवस्था में किया गया कार्य क्रिया के अंदर नहीं आता है, काम के अंदर नहीं आता है। आप पूरी रात सपने देख के ये नहीं कह सकते कि हम बहुत थके हुए हैं, आज हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सुंदर भारत का सपना देखने वाले ये सारे के सारे शब्द नेता और साधु के लिए आए। नेता कौन? लालू प्रसाद यादव। साधु कौन? राम रहीम आसाराम बापू। ठीक है, तो ये सुंदर भारत का सारे सपना देख रहे थे, लेकिन आजकल कहाँ पहुंच गए? जेल में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये खेलना कूदना क्या है? 2 क्रिया एक साथ शुरू हो रही है, एक साथ समाप्त, तो संयुक्त क्रिया कहलाई। क्योंकि संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं होती है, लेकिन क्रिया तो एक ही मानी जाएगी ना। पढ़ना लिखना, जब पढ़ना शुरू हुआ लिखना शुरू हुआ, पढ़ना बंद लिखना बंद। खाना पीना, खाना शुरू तो पीना शुरू, और जब खाना बंद तो पीना भी बंद। तो जहाँ 2 क्रिया एक साथ शुरू हो और एक साथ समाप्त हो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रियाओं के बीच में हम हाइपन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये भी इसकी पहचान है। ये जो योजक चिन्ह हाइपन का प्रयोग है, तो ये 2 क्रिया नहीं मानी जाएगी। ये क्रिया एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं, तो आप बताते हैं इसमें 6 उद्देश्य 6 विधेय, जो कि गलत है। इसमें 6 उद्देश्य जरूर है, एक मोहन सोहन रोहन सीता गीता बबीता, 6 उद्देश्य है, लेकिन क्रियाएं 3 है, विधेय इसमें 3 ही है। तो इसलिए 6 उद्देश्य 3 विधेय हैं। और ये परस्पर किसके लिए आता है? ये परस्पर खेलना कूदना, ये विधेय का विस्तार है। ये परस्पर आपस में ये नहीं चिपक रहे हैं, मोहन सीता सोहन गीता रोहन बबीता, परस्पर तो क्रिया हो रही है। तो इसलिए परस्पर जो शब्द है ये क्रिया के लिए है, तो ये क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो ये क्या है? ये विधेय का विस्तार है। ये क्या है? ये विधेय का विस्तार है। तो अगर इतनी चीज समझ में आपको आ गई है तो आपने 2 काम एक साथ कर लिए, एक तो वाक्य के अंग और भाग, और दूसरा सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान यही है दोस्तों, जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो, जहां 2 उद्देश्य एक विधेय हो, सरल वाक्य। जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो, सरल वाक्य। जहां 2 उद्देश्य एक विधेय हो, सरल वाक्य। तो यही वे वाक्य है जो सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। और दूसरा आपने क्या किया? कंप्लीट वाक्य के अंग और भाग। यहां तक चीजें क्लियर है? यूपी पुलिस कांस्टेबल का वीओडी बैच लेना है। वीओडी बैच क्या करोगे राहुल? हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इसी 10 तारीख से ऑफलाइन बैच ला रहे हैं मुखर्जी नगर में। अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो आप आइए मुखर्जी नगर, ऑफलाइन बैच में पढ़िए, 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन दिलवा देंगे। यूपी पुलिस में अगर कोई भर्ती होना चाह रहा है, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, अगर वो मुझे 3 महीने दे दे तो मैं गारंटी के साथ भर्ती करा सकता हूँ। बड़ी भर्ती आएगी, लेकिन आपको आना पड़ेगा दिल्ली। ठीक है, यूपी पुलिस कराने को तो दूसरे में भी कराते हैं, लेकिन चूंकि यूपी पुलिस एक बड़ी भर्ती है, ठीक है,
बहुत सारी वैकेंसी उसमें आएगी, लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो अगर उसमें कोई भर्ती होना चाहता है, एफिडेविट बनवा के लाए, खुद मेरे साइन कराएं। और मैं लेकिन बात माननी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि एफिडेविट तो साइन करा लिए और मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, और मैं दिलवा रहा हूँ लाइब्रेरी की आपको यहाँ बैठना है और यहाँ पे जो है मैं भी बैठ के साथ में पढ़ूंगा, ठीक है, और बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। और ये तो सच्चाई है कि जो ये मैं ऑफलाइन बैच लेके आ रहा हूँ, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और केवीएस और यूपी टीजीटी की भर्ती को ध्यान में रख के ला रहा हूँ। जो भी हाल फिलहाल वैकेंसी है, जिनके पेपर होने हैं, ठीक है, 2023 के अंदर, उनको ध्यान में रख के ही मैं ऑफलाइन बैच लेके आ रहा हूँ 10 जनवरी से मुखर्जी नगर में, ठीक है। अगर कोई नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, डर लग रहा है नौकरी से, ठीक है, ऑनलाइन में तो देखो आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तब होंगे ना। अब आप मेरे सामने तो हो नहीं, अब आप कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, किन किताबों से पढ़ते हो, घर में और क्या टेंशन है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब यहाँ मेरे सामने होंगे तो घर की टेंशन से तो आप दूर होंगे, ठीक है। क्योंकि घर से तो ऑलरेडी मैं आपको 3 महीने के लिए काट ही दूंगा मम्मी पापा से आपकी बात करके कि आपको ना घर की कोई चीज को बतानी है, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। और फिर जब पढ़ाई रह जाएगी दिमाग में 3 महीने, तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। हम तो खुद कराते हैं, जो हमारा जो देहरादून के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 3.5 लाख रुपया लेते हैं हम, ठीक है, 3 साल लेते हैं, 3.5 लाख रुपया 3 साल। अगर भर्ती करा पाए तो ठीक है, अदरवाइज 3.5 लाख रुपया वापस। लेकिन आज तक हमें तो वापस देने नहीं पड़े किसी को पैसे। इसका रीजन क्या है, वहाँ हॉस्टल में रखते हैं 3.5 लाख रुपया लेके 3 साल के लिए, और 3 साल में बच्चे को हम 12th पास बच्चा पकड़ लेते हैं। 3 साल के बाद या तो बच्चा डिफेंस में चला जाता है, एयरफोर्स नेवी में, या फिर किसी दूसरी पोस्ट पे चला जाता है, जैसे भी उसके शरीर की क्षमता है, जैसा भी उसका माइंड है, दिमाग है। तो अगर हम किसी को प्लान के थ्रू काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा आ गया और आपको अच्छा घर बनाना है, तो प्लानिंग का हिस्सा होगा ना। तो पहले तो आपने पैसे का जुगाड़ किया, फिर पैसे से आपने साधनों का जुगाड़ किया, फिर आपने खाका बनाया कि मेरे पास ये जमीन है, यहाँ घर बनाना है। तो जब हम प्लान बना के चीजों पे चलते हैं, रोज उसी पे काम करते हैं, तो सक्सेस क्यों नहीं होंगे, 100% होंगे। बात है कि क्या जो प्लान बनाया है वो उसी मंजिल के लिए बना है जिसपे आप जाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो। क्लियर, चलो जी। हाँ, वीओडी बैच यूपी पुलिस का नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइव बैच आएगा, ये जो भी है वो भी नोटिफिकेशन से कुछ दिन पहले आएगा। नोटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, मुझे उम्मीद जो है जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट वीक 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप पढ़ो मेहनत करके ईमानदारी से। जो दिल्ली नहीं आ सकता है वो वहीं पे पढ़ो। अरे जो चीज यहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ पढ़ा रहे, बस वहाँ क्या है, वहाँ एक एक डाउट आप पूछ लोगे, टीचर के सामने रहोगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, उस सब में हेल्प हो जाती है भाई। एक तो टीचर के आगे बैठ के पढ़ना और एक दूर पढ़ना, तो उसमें तो अंतर है ना। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, वाक्य के अंग और भाग, ठीक, वाक्य के अंग और भाग, ये क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अगर आप ये सारी चीजें कवर कर लो तो मुझे नहीं लगता आपको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बात तो वो है कि जैसा हम कहते हैं आप ऐसा मानते भी हो कि नहीं, ऐसा आप करते भी हो कि नहीं। अगर ऐसा आप करते हो, मानते हो, ठीक है, इन सारी चीजों को आप कवर कर लेते हो, तो फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो तो आपके ऊपर है ना। मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जी, आपको ना इसकी प्रैक्टिस के लिए जो यूट्यूब चैनल है हिंदी भाई और सर, उस पर मैंने वाक्य की 2 क्लास ले ली है और वहाँ पे मैंने 60 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं। आप एक बार वहाँ से प्रैक्टिस करना। अब मैंने तो कह दिया कि आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, अब वो तो करोगे कि नहीं करोगे वो आपका काम है, ठीक है। चलो जी, तो ये थे आपके सरल वाक्य, यानी कि वाक्य के, ठीक है, अंग। तो ये भी आपका हो गया। अब बच गया हमारा क्या, वाक्य के भेद, ठीक है। तो परिभाषा वाक्य क्या हुआ, वाक्य के अंग, वाक्य के भेदों की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद 2 होते हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। वाक्य के भेद 3 बताते हैं, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। एक होता है रचना, रचना बनावट, रचना बनावट, रचना, आकृति, आकृति के आधार पर वाक्य के भेद। और ये वाक्य के भेद होते हैं हमारे 3। कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। इनमें एक होता है हमारा सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त या जटिल वाक्य, संयुक्त या जटिल वाक्य। तो आपको ध्यान रखना है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हुए, 3 भेद हुए, और उन 3 भेदों में ये वाले आते हैं, इनके 2 नाम है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो वाक्य का भेद होता है, दूसरा वाक्य का भेद होता है अर्थ
अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद वो होते हैं हमारे 8। और उन 8 भेदों में एक होता है हमारा विधि या विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तीसरा इच्छावाचक वाक्य। चौथा आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य। छठा संदेहवाचक वाक्य। सातवां संकेत या संबंधवाचक वाक्य। और आठवां विषम्य बोधक वाक्य। विषम्य बोधक वाक्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे थे वो ये गलत कर रहे थे कि जब आपसे पूछा जाए वाक्य के भेद कितने होते हैं तो आपका आंसर 2 होना चाहिए, एक रचना के आधार पे और दूसरा अर्थ के आधार पे। और जब आपसे ये पूछा जाए कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार का होता है तो आप कहोगे 3, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण वाक्य होता है, इसी को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। मिश्र वाक्य का दूसरा नाम मिश्रित वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम जटिल वाक्य होता है। तो एक भेद तो वाक्य का ये था, दूसरा भेद था अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद। और उन 8 भेदों में ये वाले 8 भेद आते हैं। क्लियर? चलो जी, हाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है रोहित, मैं आगरा में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो अब की बार तो मुश्किल है क्योंकि अब की बार सारा खेल मुखर्जी नगर में जमा रहे हैं। ठीक, तो क्योंकि जितना समय मुखर्जी नगर में देंगे और बाकी ऑनलाइन क्लासों में, उसके बाद में फिर समय नहीं बचेगा। अब की बार तो ना आगरा आ पाएंगे, ना इलाहाबाद और ना मेरठ जा पाएंगे। ऑफलाइन में अगर किसी को पढ़ना है तो मुखर्जी नगर में ही आपको आना पड़ेगा। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद में कौन से भेद आते हैं? विधि या विधानवाचक वाक्य। और इसी का ही दूसरा नाम होता है सकारात्मक वाक्य। इसी को क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ और मैं बार बार क्यों लिखता हूँ इन चीजों को? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, तो इन 8 को छोड़ के अर्थ के आधार पे जो भी आ जाए वो वाक्य का भेद नहीं। अर्थ के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का भेद है, तो इन 8 में से जो भी आ जाए वो अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है। विधि विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विषम्य बोधक। इनमें से प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह से कर दोगे और विषम्य बोधक संबोधन बोधक वाक्य की पहचान इस आप संबोधन चिन्ह से कर दोगे। 2 तो है भेद। ठीक है, जब भी कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, कितने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जब भी हमें मनोविकारों का, मनोभाव का प्रयोग करना है, वाह, शाबाश, ठीक है, आश्चर्य को बताने के लिए, हर्ष को, ग्लानि को, घृणा को, संबोधन को, स्वीकृति को बताने के लिए जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ विषम्य चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा। और जहाँ विषम्य चिन्ह का प्रयोग होगा वो विषम्य बोधक वाक्य या संबोधन बोधक वाक्य कहलाएगा। तो ये थे हमारे वाक्य के भेद। अब इसमें से एक एक करके हम पढ़ेंगे। सरल या साधारण वाक्य आप पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो? जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो, 2 उद्देश्य 2 विधेय हो, 3 उद्देश्य 3 विधेय हो, या फिर अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो। ये सारे के सारे सेंटेंस चारों के चारों सरल वाक्य के हैं, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है, इसमें 2 उद्देश्य एक विधेय है, इसमें 6 उद्देश्य 3 विधेय है और इसमें 2 उद्देश्य और 1 विधेय है। तो ये सारे के सारे आपके सरल वाक्य हुए, क्योंकि जो आपने अभी उद्देश्य और विधेय पढ़ा था उस उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही हम सरल वाक्य की पहचान कर पाते हैं। कैसे? एक उद्देश्य लिख देता हूं, एक उद्देश्य एक विधेय है तो वो भी सरल वाक्य। 2 उद्देश्य एक या 2 विधेय हैं तो वो भी सरल वाक्य। इसके बाद अनेक उद्देश्य अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हैं तो वो भी क्या कहलाएगा?
सरल वाक्य। ये सारी कंडीशन हमारी किसकी है? सरल वाक्य की है। ये सारे के सारे सरल वाक्य कहलाए। सेंटेंस में दी गई कर्ता और क्रिया के आधार पर हम सरल वाक्य की पहचान करते हैं। तो ये तो गया हमारा कंप्लीट हो। अब हमें करना है मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होगा जी? मिश्र या मिश्रित वाक्य में ये आपको ध्यान रखना है। जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए। जहां किसी वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो कहलाता है मिश्र वाक्य। जहां वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर या आश्रित हो। जहां वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, वो कहलाता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्या कहलाता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। जहां कोई उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे सरल वाक्य से निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा हो। वे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं जी हमारे? वे समुच्चय बोधक अव्यय हैं कि, तो, इसलिए, क्योंकि, ताकि, जिससे कि, जो, जिसने, जैसा, जैसी, जैसे, वैसा, वैसी, वैसे, जितना, उतना, ज्यों, त्यों, क्योंकि आदि। अगर इनमें से कोई भी समुच्चय बोधक किसी सेंटेंस में आता है, ये है हमारे अविकारी शब्द जिनको हम अव्यय कहते हैं। ये किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं है। आप की का कोई दूसरा तो का आप तो या ते नहीं बना सकते, इसलिए को नहीं बदल सकते। इनका काम दो अलग अलग सेंटेंसों को, दो अलग अलग वाक्यों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। अर्थात अगर उसमें क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड है तो एक दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। इसी वजह से वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कोई भी एक याद रख लो तो भी आपका काम हो जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। इनमें से कोई भी एक शब्द जिस भी सेंटेंस में दिखाई दे तो वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। जहाँ किसी वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, कैसे पाया जाएगा वो देखो। गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो। अब आपसे पूछेगा ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कैसे बताओगे? यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। तीसरा, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा।
भारतीय है जिसने भगत सिंह का नाम नहीं सुना हूं? जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी आमदनी 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 उतना खर्च, जितनी आमदनी उतना खर्च, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब ये सारे के सारे क्या है? मिश्र वाक्य। कैसे पहचानोगे जी? एक तो इसमें की आया है, इसमें तो है, इसमें इसलिए है, इसमें जो है, इसमें जिसने है, इसमें जैसी और वैसी है, इसमें जितनी और उतना है, इसमें जैसा और वैसा है। तो आप इसी से पहचान लोगे। ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है जो हमें मिश्र वाक्य को बताते हैं कि आ गया तो इसलिए, चूंकि, फिर क्या है? जो, जिसने, जैसा, जैसी, ठीक है। जो ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो वही रेलगाड़ी चली गई, मिश्र वाक्य हो गया, एक दूसरे पर डिपेंड। जैसा वैसा, जितना उतना, ये सब इनमें से पहचान लो। या फिर जहाँ किसी वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो किसने कहा? महात्मा गांधी ने। फिर क्या है? परीक्षा निष्पक्ष होगी कब? अगर चुनाव के निष्पक्ष होने पे परीक्षा का निष्पक्ष होना डिपेंड है। अंधेरा भागेगा कब? जब सूरज निकलेगा। तो यहाँ भागना किस पर डिपेंड है? सूरज के निकलने पर। वह घड़ी मिल गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। मुझे जन्मदिन पर मिली थी क्या वो घड़ी? बाद वाली चीज पहले वाली पे डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है। ऐसा कौन भारतीय है? भगत सिंह का नाम न सुना हो तो भगत सिंह का नाम न सुना, एक अलग वाक्य है। ऐसा कौन भारतीय? अलग वाक्य है, जिसने के द्वारा एक दूसरे पर डिपेंड हो गया। भरने किस पर डिपेंड हो गई? करनी पे। खर्च किस पर डिपेंड हुआ? आमदनी पे। काटेंगे किस पर डिपेंड हुआ? बोएंगे पे। तो इसीलिए इनमें एक तो क्रिया डिपेंड हो रही है, हर सेंटेंस में दो क्रिया है और दोनों क्रिया एक दूसरे पे आश्रित है, निर्भर है, डिपेंड है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जा रहा है। इसी वजह से सारे के सारे मिश्र वाक्य हैं। तो मिश्र वाक्य में यही तो बताया गया कि जहाँ किसी वाक्य में क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, जहाँ वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, जहाँ कोई उपवाक्य आश्रित उपवाक्य, ठीक है, किसी दूसरे सरल वाक्य से निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा हो, इनके अलावा कोई समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग ही नहीं हुआ, इसलिए कहलाते हैं मिश्र वाक्य। और कल जो पढ़ेंगे उसका नाम है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। कल ये वाला करेंगे कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं, ठीक है, संयुक्त वाक्य के साथ।